हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है रिंकू सिंह की। तो उन्होंने 20 लाइफ के अंदर 1.9 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है 120 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब फ्लाइंग बीस्ट को फंडिंग मिल गई है और मैं ये कहूंगा कि वैलिडेशन मिल गया है कि भाई वैल्यूएशन करेंटली कितनी है। मैं समझा देता हूँ। 1.9 करोड़ की शायद इनको जरूरत नहीं होगी पैसे की। जिस तरीके से सेल वेल आ रही है मेरे हिसाब से इनका बिजनेस सही चल रहा होगा और 2 करोड़ से कुछ बिजनेस बन भी नहीं जाएगा। ये ना एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टाइप होगी कि भाई अब रिंकू सिंह का फेस यूज करेंगे, उनका नाम यूज करेंगे और उससे इनको पीआर मिल जाएगी और साथ में एक वैलिडेशन भी मिल गया कि भाई कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। अभी के टाइम पे गौरव तनेजा के पास में 40% शेयर्स है, राज गुप्ता के पास में 15% शेयर है और वरुण एलआईजी के पास में 30% शेयर है। 15% ईसॉप के लिए रखा गया है। तो फ्लाइंग बीस की नेटवर्थ जो इस कंपनी से खाली निकल के आ रही है वो 50 करोड़ के आसपास हो गई है इस फंडिंग राउंड से। तो बढ़िया चीज है भाई। यूट्यूबर्स आप देखो किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह पे फिजिक्स वाला है जिन्होंने पहला राउंड ही $1 बिलियन के ऊपर किया था और यहाँ पर ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अगर इंडिया के होलसेल इन्फ्लेशन की बात करके चले तो 2.05% पे जाता हुआ दिखाई दिया मार्च के महीने के अंदर। जो कोर इन्फ्लेशन है वो 1.5% पे गया मार्च के महीने में, जो फरवरी के अंदर 1.3% के ऊपर था। ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे होलसेल हो चाहे रिटेल हो। अगर मैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चलूं तो 6 ईयर लो के ऊपर पहुंच गया है। 3.34% दिखाई दिया मार्च 2025 के अंदर। फरवरी के महीने के अंदर 3.61% था। चाहे हम फूड इन्फ्लेशन की बात कर ले, वेजिटेबल प्राइसेस की बात कर ले या फिर पल्सेस प्राइसेस की बात कर ले, सब कुछ हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। बट सीरियल प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर हम डीजल की बात करके चले तो उसकी डिमांड घटती हुई दिखाई दे रही है। 4 ईयर लो पे चला गया डीजल की डिमांड। तो मतलब जो जो बिजनेसेस इससे लिंक्ड है उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर हम पेट्रोल की कंजम्पशन की बात करके चले तो 7.5% इंक्रीज दिखाई दिया है। एलपीजी 5.6% ग्रोथ दिखाई दी है, बट डीजल घटता हुआ दिखाई दिया है। 2-3 रीजन हो सकते हैं कि एक तो भाई जैसे दिल्ली जैसी जगहों के अंदर क्या है, जो पेट्रोल गाड़ी है वो 15 साल चल सकती है, डीजल गाड़ी 10 साल चलेगी। तो मतलब 5 साल का तो आपको वैसी ही गाड़ी चलाने का टाइम मिल जाता है। प्लस अब सीएनजी भी अच्छे लगाव पे वायबल होनी शुरू हो गई है और अच्छी गाड़ी आने लग गई है आज के टाइम पे, जो पेट्रोल और सीएनजी के मिक्स के अंदर चल रही है। तो बहुत सारे लोग इस साइड पे भी जा रहे हैं। प्लस कुछ चंद लोग हैं जो कि वैल्यू बचाना चाहते हैं और शायद एटमॉस्फेयर को बचाना चाहते हैं या फिर उनको ईवी गाड़ी चलाने में किक मिलती है तो वो ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने ईवी पॉल्यूशन के चक्कर में नहीं ली है। मैंने एक तो आप इकोनॉमी भी कह सकते हो कि भाई सस्ती पड़ती है, कन्वीनियंट है कि कल को भाई कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, मैं घर के अंदर बैठ के चार्ज कर सकता हूँ अपनी गाड़ी को। साथ में जो ईवी की पावर आती है उसका कोई जवाब नहीं है भाई। बाकी रे डालियो की बात करके चले, जो कि ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के फाउंडर है, उनका कहना है यूएस इकोनॉमी रिसर्च से भी खतरनाक फेज देख सकती है। उनका कहना है ये जो डॉलर टर्म टैरिफ लगा रहे हैं इसको अगर ढंग से मैनेज नहीं किया गया तो बहुत कहानी उल्टी पड़ सकती है। खाली रिसेशन नहीं और भी। बेसिकली उनका ये कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इतना बड़ा कोई ग्लोबल मार्केट के अंदर डिस्रप्शन नहीं आया है। देखो सिंपल सी बात, कॉन्स्टेंटली वॉर्स चल रही है। चाहे हम इकोनॉमिक वॉर की बात करके चले या रियल वॉर की बात करके चले। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, यहाँ पे इजराइल हमास वॉर चल रही है, साथ में अब चाइना यूएस ट्रेड वॉर शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट तो पड़ सकता है अगर ढंग से मैनेज ना किया जाए तो। वीडियो आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी चाइना का जो ट्रेड सरप्लस था वो $103 बिलियन पे जाता हुआ दिखाई दिया मार्च के महीने के अंदर। और इसका बहुत बड़ा रीजन है, सबके सब कह रहे हैं जो मार्च के महीने में एकदम ग्रोथ दिखाई दी है उसका रीजन था कि भाई टैरिफ लगने वाला था। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने कट्टे भर भर के माल ले लिया, इस चक्कर में सब कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब एक बार चार्ट को देखो और समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। जो येलो लाइन है वो एक्सपोर्ट दिखा रही है, व्हाइट लाइन इंपोर्ट दिखाई रही है और ये टाइम के हिसाब से ग्राफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप देखो भाई कोविड के बाद से इनका एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कॉन्स्टेंटली, या फिर आप कह सकते हो इंपोर्ट कंट्रोल होता हुआ दिखाई दिया है। इंपोर्ट की ग्रोथ एक्सपोर्ट की ग्रोथ के साथ साथ नहीं चली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबने सोचा था कोविड के बाद में चाइना एज अ हब रिप्लेस हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर नहीं होगी। बट ये डेटा दिखा रहा है कि भाई उनके लिए तो फायदेमंद हो रहा है। वो तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वहां के लोग भी बना रहे हो, बट कहीं ना कहीं वहां पे फैक्ट्रीज भी भागी नहीं है ऐसा लग रहा था। बाकी चाइना वालों ने बोल दिया है जो बोइंग जेट की डिलीवरीज है उसको फिलहाल के लिए रोक दो। अपनी एयरलाइन वालों को उन्होंने ऐसा बोला है, इसकी वजह से एयरलाइन वालों को नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट उसको
कंट्रोल करने के लिए पैसे देने के लिए भी तैयार है, बट वो कह रही है कि नहीं लेना है क्योंकि भाई उसके ऊपर भी ड्यूटीज लग रही है। अभी चाइना और यूएस के पंगों के चक्कर में 145% का टैरिफ लग रहा है चाइनीज गुड के ऊपर। एग्जाम्पशन दी गई थी बट उसके अंदर अभी एयरप्लेन वाली चीजें नहीं आ रही है, इसलिए रोकने की बात करी जा रही है। बाकी चाइना के अंदर जो ईटीएफ है उसकी सेलिंग नए रिकॉर्ड पे जाती हुई दिखाई दी है। इन्वेस्टर्स चाइना से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो यूएस चाइना का पंगा हो रहा है उससे चाइना को नुकसान हो सकता है। बाकी चाइना को तो नुकसान होगा बट यूएस को भी नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, बाकी तो टाइम ही बताता सब कुछ। बाकी चीन की बात करके चले तो रिलायंस रिटेल के साथ में जो उन्होंने सोर्सिंग डील करी थी उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये बड़ी बात है भाई, समझने की कोशिश करो। इंडिया से सोर्स करने की बात चल रही थी मटेरियल्स को और उसको ग्लोबली सप्लाई किया जाएगा, ऐसा कुछ किया जाएगा। बट अभी चाइना का बैंड बज रहा है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। सबके सब शायद चाइना छोड़ के इंडिया की तरफ स्विच होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि इंडिया एक बेटर अपॉर्चुनिटी मार्केट दिखाई दे रही है। यहाँ पे टैलेंट भी है, शायद गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर सकती है, प्लस टैरिफ कम लग रहा है, तो चांसेस ये है कि इंडिया के पास में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग आएगी, चाइना से उठ के जाएगी। तब चाइना को बचाने के लिए शीन कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं, हम तो चाइना को नहीं डूबने देना क्योंकि चाइना के अंदर शीन का बहुत सारा माल बनता है। ऑल्दो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है बट चाइना ओरिजिन तो है ही ना। चीन और रिलायंस ने एक पार्टनरशिप करी थी जहां पर इंडियन एमएसएमई के लिए एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बनाने की बात करी गई थी कि 25,000 एमएसएमई ग्लोबल सप्लाई चेन में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। रिलायंस टेक्नोलॉजी देगा और ये सब आग लगा देंगे, बट अभी रुकता हुआ शायद दिखाई दे सकता है, बाकी तो टाइम में बताएगा। बाकी जो यूएस बायर्स है वो इंडियन सेलर्स को कह रहे हैं कि भाई जो टैरिफ कॉस्ट आ रही है वो स्प्लिट करो। मतलब सिंपल सी बात, जिस तरीके से कहानी दिखाई दे रही है, नुकसान जो यूएस में एक्सपोर्ट करता है उसको भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। पहले तो कहानी ये हो रही थी कि यूएस अगर इंपोर्ट कराएगा उसको टैरिफ देना पड़ेगा, उस टैरिफ के चक्कर में यूएस वाले इस चीज को भुगतेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। बट कहानी ये है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो एक्सपोर्टर बियर करे। यूएस बायर्स कह रहे हैं 15 से 20% तक डिस्काउंट दो हमारे करंट ऑर्डर के ऊपर ताकि इस टैरिफ को ऑफसेट किया जा सके। अभी बेसलाइन टैरिफ तो 10% लगा ही हुआ है ना, तो उसके चक्कर में प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई देखते हैं कहाँ होता है। बाकी ये चीज अच्छी नहीं है, इंडियन एक्सपोर्टर्स बहुत दुखी हो गए क्योंकि इतना मार्जिन नहीं होता है। ये B2B वगैरह वाली जो आइटम्स होती है ना, इसमें मार्जिन उतना नहीं होता। आपको पहले ही बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस देना पड़ता है वरना कोई और वो माल ले जाएगा। और कहानी ये होती है क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो मार्जिन कम के चक्कर में भी अच्छा बिजनेस बन जाता है। बाकी अगर मैं हेवल्स की बात करके चलूं तो वो रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं। वो ऑलमोस्ट 9% के आसपास शेयर्स लेने वाले हैं गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड के। आने वाले 75 दिन के अंदर गोल्डी वाले 1000 से 1300 करोड़ के बीच में पैसा रेस करेंगे। अब हेवल्स वाले भी इसमें घुस सकते हैं। सीसीआई के अप्रूवल का वेट चलेगा भाई, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होगा। हेवल्स वाले सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अगर सोलर पैनल लगाना हो तो, चाहे सोलर सेल इन्वर्टर्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, डीसी स्विच गियर्स हो गए या फिर केबल्स हो गई। अब सोलर पैनल यहाँ से आ जाएगी, तो एक तरह से खुद का नया बिजनेस बनाने की जगह आपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर ली, जो कि स्मार्ट चीज है। बाकी ब्लिंकिट वाले अब सिम कार्ड डिलीवरी भी करने वाले 10 मिनट के अंदर। मतलब अपने फोन से ऑर्डर करो, आपके घर में सिम डिलीवरी हो जाएगी, आपका केवाईसी हो जाएगा आधार का यूज करके और सारा का सारा काम हो जाएगा। बढ़िया चीज है भाई ये। बाकी स्विगी वालों की बात करके चले तो उन्होंने नई ऐप निकाली है पिंग करके। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल मिलेंगे, एजुकेशन, ट्रैवल, इवेंट, फाइनेंस, हेल्थ, वेलनेस, इनफैक्ट टैक्स प्लानर, करियर एडवाइजर, डीजेस, मेकअप आर्टिस्ट सब मिलेंगे। तो अर्बन क्लैप टाइप का बिजनेस दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा प्लस प्लस करके हम कह सकते हैं। अभी स्टार्टिंग ही हो रही है। पिछले कुछ टाइम पे हमने देखा है स्विगी ने बहुत हाथ पाँव मारे हैं भाई, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी, क्योंकि उनको भाई अपना रेवेन्यू बढ़ाना है ना। क्योंकि अगर जोमैटो से ऊपर जाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ मैं कोर बिजनेस के ऊपर फोकस करके उसका रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सकता है। बट पिछले कुछ टाइम से कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं, बिजनेस ओनर्स के लिए निकाल रहे हैं कुछ, कभी कुछ निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक गेम क्या खेली गई है, इसकी मैसेजिंग के अंदर एआई डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एआई मैचेस मिलेंगे जो कि आपको राइट प्रोफेशनल ढूंढने में मदद करेंगे। एआई असिस्टेंट होगा जो कि आपको सर्विस इन्फो बुक करने में मदद करेगा। अगर आप खुश नहीं होगे तो 100% रिफंड मिलेगा। इसमें पता क्या है, ये एआई वर्ड डाले जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए ताकि सबको लगे वाह भाई एआई है। इतनी एआई की जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। बाकी कॉलेज दुनिया की बात करके चले तो 4.8 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। पहले लॉस था भाई, पर अगर आप डेटा को देखोगे तो कुछ ज्यादा चेंजेस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका टारगेट है 600 करोड़ का रेवेन्यू पार करना है आने वाले 5 सालों के अंदर। उसके बाद में अपना आईपीओ निकालेंगे। 2014 के अंदर कंपनी शुरू हुई थी, गुड है,
पर उतना स्केल नहीं कर पाए, शायद फंडिंग वंडिंग लेके थोड़ा और बड़ा प्लेयर ये बन सकते थे। बाकी ओकिनावा वालों की बात करके चले तो 84% उनका रेवेन्यू ड्रॉप आया है, 52 करोड़ का लॉस किया उन्होंने। मतलब हम ये कह सकते हैं बिजनेस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक बार चार्ट को देखो, समझ में आएगा। ये भाई कंसोलिडेशन चार्ट होता है, जहां पर आप जो लॉस वाले बिजनेस होते हैं उसको बंद करते हो और स्केल डाउन करने की कोशिश करते हो अपने आप को। पर इसके साथ में कुछ न्यूज भी है जिसकी वजह से लग रहा है कि भाई अच्छी कहानी नहीं है। कुछ टाइम पहले फायर सेफ्टी कंट्रोवर्सी में फंसे थे, गवर्नमेंट थोड़ी ईवी रेगुलेशन को थोड़ा स्ट्रांग कर रही है, कस्टमर का ट्रस्ट इनसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटर्स बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं। तो ये कैसे लड़ेंगे? क्या ये बिजनेस बंद हो जाएगा? लेट्स सी। बाकी एनवीडिया वालों ने $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान करी है यूएस के अंदर। उन्होंने बोला है आने वाले 4 सालों के अंदर ये पैसा लगाया जाएगा। यहाँ पे टीएसएमसी, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन सबको काम दिया जा रहा है। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन इनके लिए सुपर कंप्यूटर बनाएंगे टेक्सास के अंदर। टीएसएमसी जो इनकी ब्लैकवेल चिप है वो बनाएगा एरिजोना के अंदर। इनका प्लान ये है कि एआई चिप सारी की सारी यूएस के अंदर ये बनाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, क्या ये प्रेशर के चक्कर में हो रहा है या फिर इनको जेन्युइनली लगता है यूएस के अंदर चिप्स बनानी चाहिए। बाकी सैम ऑल्टमैन की बात करके चले तो उन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के बारे में बात करी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं एआई की बात करके चलूं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड है। सब तारीफ करते हैं, मैं भी तारीफ करता हूँ, एआई भाई जिंदगी बदल देता है, पर आर्टिस्ट के लिए अच्छा नहीं है, क्रिएटर्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं ऐसा यूट्यूब क्रिएटर बात नहीं कर रहा, मूवीज की बात करके चलो, आप आर्ट जो ड्राइंग करते हैं वो वाले आर्टिस्ट की बात करके चलो, म्यूजिशियंस की बात करके चलो, एआई उनका क्लोन बना सकता है। मतलब आप उनका डेटा उठा रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो, एआई को दे रहे हो बिना उनसे परमिशन लिए। उसके बाद एआई से आप उन्हीं के जैसा कंटेंट बना के बेच रहे हो मार्केट के अंदर। दिस इज नॉट राइट। तो इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा कलेश मच रहा है पूरी ग्लोबल मार्केट के ऊपर कि किस तरीके से जो आर्टिस्ट है उनको कॉम्पनसेट किया जाए। ओपन एआई भी वैसा कुछ शायद प्लान करने का सोच रहे हैं, जहां पर रेवेन्यू शेयरिंग होगा। अगर आपका कुछ मटेरियल यूज होगा, उसको कोई यूज करेगा, तो आपको कुछ रेवेन्यू मिलेगा। बट क्या इसकी वजह से सब्सक्रिप्शन चार्जेस बढ़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी ओपन एआई लॉस तो कर ही रही है। अब अगर वो रेवेन्यू शेयरिंग भी करने लग जाएंगे तो उसकी वजह से चीजें तो खराब हो सकती है। बाकी सॉफ्ट बैंक की बात करके चले तो $4 बिलियन वो रिटेल बॉन्ड्स के थ्रू रेज करने का प्लान कर रहे हैं। ये लार्जेस्ट एवर रिटेल बॉन्ड इशू होगा और आइडिया ये है इससे जो पैसा आएगा जो आर्म की डील के अंदर उन्होंने बॉन्ड किए थे उससे रिडीम करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे शायद महंगी डील हो रखी होगी। अभी के टाइम पे आपको मार्केट से लोन रिलेटिवली सस्ता मिल रहा है, तो शायद ये भी रीजन हो सकता है। बाकी मार्केट तो भाई बहुत अच्छी गई है हमारी, और ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अच्छी जा रही थी कॉन्स्टेंटली। हमारी मार्केट बंद थी सैटरडे संडे मंडे, फिर जब खुली तो बहुत ही अच्छी तरीके से जाती हुई दिखाई दी। रीजन क्या है? इंडिया के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, चाइना के लिए नेगेटिव साइड क्रिएट हो रही है। क्या इंडिया उस पूरे सीन को कैपिटलाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सारा सवाल यही है। अब चार्ट देखो, यहाँ पर सब ग्रीन है भाई, सिर्फ आईटीसी ही नेगेटिव दिखाई दिया है, बाकी सब पॉजिटिव है। बाकी इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।